प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 जो कि कार्यपत्रक 43 में दिया गया है और जिसका शीर्षक है नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके साथ शुरू करता हूँ कार्यपत्रक 43 का वर्णन। बच्चों, इस कार्यपत्रक में आपको, जैसे कि आप इसके शीर्षक से ही आपको पता चल रहा है, नाजीवाद और हिटलर, इसमें आपको हिटलर और नाजीवाद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि ये हिटलर कौन था। हिटलर बेटा जर्मनी का एक शासक था, और जैसे ही हम इस बात को सुनते हैं कि जर्मनी का शासक था, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें जरूर आनी चाहिए कि जर्मनी क्या थी, क्या है। जर्मनी एक देश है जिसके बारे में मैं चित्र आपको पहले ही दिखा देता हूँ। जर्मनी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा नीले वाला एरिया, ये पूरा जर्मनी है, ठीक है। और अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो यहाँ का शासक था हिटलर, उसने क्या किया, कब पहला विश्व युद्ध हुआ। और लेकिन आपको इसकी स्थिति दिखानी अति आवश्यक थी, जिसके साथ में जो देश हैं आप उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रशा है इसके बराबर में, और इधर फ्रांस है, बेल्जियम है, ठीक है। ये सब मुख्य देश हैं। डेनमार्क है, ये आपको ध्यान रखने हैं। पोलैंड है। अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट पर ही। 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी, यहाँ पे 20वीं सदी से मतलब है 20th सेंचुरी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, बेटा इस बात का ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, किसने? जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मित्र राष्ट्रों। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जिसमें कि बाद में जुट गए थे इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे, के खिलाफ पहला विश्व युद्ध किया। वो भी कब से कब तक? 1914 से 1918 तक। ये बात आपको क्लियर होगी कि जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया ने मिल करके मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा बाद में इटली, रोमानिया भी शामिल हो गए थे, के खिलाफ। किसके खिलाफ युद्ध किया इन्होंने? इंग्लैंड के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, रूस के खिलाफ, इटली और रोमानिया के खिलाफ, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद ऐसे रख सकते हो, REF फ्री फ्राई, या ऐसे कर सकते हो अरे फ्राई, क्योंकि बाद में इसमें अमेरिका भी जुड़ गया था। तो ए से अमेरिका, R से रूस, E से इंग्लैंड, ठीक है, F से फ्रांस, फिर इटली और रोमानिया, ठीक है। तो ये जो तीन है, अमेरिका, रोमानिया और इटली, ये सब बाद में जुड़े। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अरे फ्राई। ये सब कैसे राज्य थे? मित्र राष्ट्र थे सब। इन सब के खिलाफ इसने पहला विश्व युद्ध लड़ा। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो युद्ध में कूद पड़ा। ये आपको विदित हो गया है कि 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, लेकिन अमेरिका कब आया? 1917 में इस युद्ध में। 1918 में केंद्रीय शक्तियाँ, पेपर में क्वेश्चन आता है मित्र राष्ट्र के बारे में बताइए, मित्र राष्ट्र के नाम बताइए, तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से नाम याद कर सकते हैं, जब मैंने आपको फार्मूला बताया अरे फ्राई वाला। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, तो आप केंद्र शक्ति के नाम याद करेंगे। 1918 में केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, मित्र राष्ट्रों के हाथों से पराजित होने के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया, ठीक है। यानी कि कौन हार गया? केंद्रीय शक्तियाँ हार गई।
जर्मनी हार गया, ऑस्ट्रिया हार गया और तुर्की, क्योंकि एक साथ थे, जो कि मित्र राष्ट्रों ने युद्ध जीत लिया। इसके बाद वाइमर जर्मनी में एक स्थान में, वाइमर क्या है, जर्मनी का एक स्थान है, जैसे कि भारत के एक मुख्य स्थान क्या है, दिल्ली है, ठीक है ना, ऐसे ही वाइमर भी एक स्थान है। संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया, जिसके अनुसार जर्मन संसद राइक्सटॉग, एक क्वेश्चन बेटा ये आता है कि जर्मन की संसद का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है जर्मन की संसद का नाम है राइक्सटॉग, जिसके अनुसार जर्मन संसद राइक्सटॉग के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक अधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यही वाइमर गणराज्य का जन्म था। अब देखो सार्वभौमिक अधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक अधिकार होता है जिसमें कि सबको अधिकार होता है। तो इसमें क्या है कि इस अधिकार में क्या था कि महिलाओं के साथ साथ वयस्क नागरिकों को भी सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। वहाँ पर पहले महिलाओं और वयस्क नागरिकों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, सिर्फ युवाओं को ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब वाइमर गणराज्य के संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया और उसमें कहा गया कि महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक अधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। ये क्या था, इस घटना को क्या कहा जाता है, वाइमर गणराज्य का जन्म कहा जाता है। अब पराजय तो हो गई, पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ एक संधि की गई, वर्साय। जर्मनी में एक स्थान है वर्साय भी, अब एक स्थान बताया था मैंने आपको वाइमर, दूसरा स्थान है वर्साय। जर्मनी में एक स्थान है जिसकी एक तरफा शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर अपमानजनक शर्तें थोप दी, ठीक है। मित्र राष्ट्र ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। कितना जुर्माना लगा दिया गया, 6 अरब पाउंड का। जबकि तबाही के लिए तो वो दूसरे देश भी थे, लेकिन वो जीत चुके थे, तो इसलिए मानी उन्हीं की जाती। जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया। तो बेटा ये जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर सबसे पहले तो उन्होंने कब्जा कर लिया, और फिर उसके बाद जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन जितने भी उनके उपनिवेश थे, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, तो उसमें आपको बताया था कि ये सब वही देश हैं जो इसके आसपास में हैं, ठीक है ना। ये उसके हवाले करने पड़े, फ्रांस को करना पड़ा उसे, ठीक है, पोलैंड को करना पड़ा। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। यानी कि जो पुराने साम्राज्य थे वो गलती तो किसी और ने करी, और भरेगा कौन, उसके नए बच्चे, यानी कि नया राज्य जो बना था वाइमर गणराज्य, वसूल उससे किया जाता था। जबकि गलती करी थी जर्मनी ने, ठीक है, या ऑस्ट्रिया ने या तुर्की ने, सब ने मिलकर करी थी ना गलती। तो अब हार गए तो नया जो वाइमर गणराज्य बना था उनसे वसूला जा रहा था। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हाल के लिए बल्कि वर्सराय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले ही मैप दिखाया था, क्योंकि एक बार हमारे दिमाग में छवि बन जाती है कि कौन सा देश है, किस प्रकार क्या करते हैं, उसके आसपास के देश कौन से हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो जैसे कि आपको मैप में भी दिखाई दे रहा है, पोलैंड, फ्रांस, इन्होंने इसे बड़े आसानी से घेर लिया होगा उस टाइम पे, क्योंकि ये इसकी सीमाओं के आसपास ही थे। अब बात करते हैं हम वर्कशीट की पहले प्रश्न की। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्र शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे, तो ये बड़ी आसानी से आप इसको उत्तर दे सकते हैं। शायद इसमें आपको उत्तर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी शुरुआत में दे रखा है। मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्तियाँ, मित्र राष्ट्र ये दे रखे पूरे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में इटली, रोमानिया शामिल, ठीक है, और केंद्र शक्तियाँ ये, ठीक है, या फिर फॉर्मूला बताया था RFI, ठीक है। और ये क्या है, ये तो बस
गेट कर सकते हो इसका अगर इस्तेमाल करना है। ये सब कैसे केंद्रीय शक्ति है, सेंट्रल पावर है, वो मित्र राष्ट्र थे। अब बात करते हैं हम वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था। वाइमर गणराज्य क्यों लोकतांत्रिक था? देखो मैंने आपको बेटा लोकतांत्रिक उसमें बताया था, जब जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है तो वह लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में क्या होता है, सबके लिए समान अधिकार होते हैं। और वाइमर गणराज्य ने क्या किया कि जब वाइमर गणराज्य बना तभी तुरंत वाइमर गणराज्य ने बनने के बाद ही संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया और उसने जर्मन की संसद जो कि राइक्सटैग थी, महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक अधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर छिपा हुआ था। तीसरा प्रश्न है, वायसराय की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया? अब वायसराय की संधि की कठोर शर्तें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जर्मनी के सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% भंडार, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करने पड़ा। ठीक है ना। युद्ध की तबाही के लिए 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। मित्र राष्ट्रों ने ये जो संधि की थी वो भी कैसी की थी, एक तरफा की थी। और अगर अपमानजनक होने की बात है तो फिर अपमानजनक इस वजह से भी था क्योंकि गलती तो दोनों ही गुटों की थी, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति है दोनों की, लेकिन थोपा किस पे गया, सिर्फ केंद्रीय शक्ति पर, यानी कि जर्मनी पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें दिया गया, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। आप तीसरे प्रश्न में ये भी लिख सकते हैं कि वायसराय की संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी, जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया, 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जर्मनी का खनिज संपदा में जो कि धनी राइनलैंड का इलाका था वो फ्रांस को सौंप दिया गया था और जर्मनी द्वारा विजिट किए गए सभी प्रदेशों को छीन लिया गया था। संधि अपमानजनक इसलिए भी थी क्योंकि संधि के तहत जर्मनी को एक कमज़ोर राष्ट्र बना दिया गया तथा युद्ध के लिए उसे अपराधी माना गया। अब बात करते हैं यदि हम प्रश्न 4 की, तो इसमें पूछा गया है कि आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिख। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए केवल जर्मनी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके लिए सभी देश तथा उनकी नीतियाँ भी जिम्मेदार थी। जितना जिम्मेवार जर्मनी था उतनी तबाही के लिए जिम्मेदार मित्र राष्ट्र भी थे। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5। इसमें लिखा है कि यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वायसराय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते? देखो, कोई भी नागरिक हो, हर नागरिक इस चीज़ को समझ सकता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो अगर मैं उस समय एक जर्मन नागरिक होता तो वायसराय की संधि मेरे लिए भी एक अपमानजनक संधि होती क्योंकि इस संधि ने जर्मन राष्ट्र का सारा गौरव छीन लिया था, संपूर्ण गौरव छीन लिया था और उसे कमज़ोर और जर्जर राष्ट्र बना दिया था, जो कि मैंने आपको ये बताया ही है कि जिसके पीछे उन्होंने कई तरीके से अपना षड्यंत्र रचा था। अब आपको ये जो मानचित्र दिया हुआ है इस पर आधारित एक आपका प्रश्न है, वो भी अंतिम प्रश्न है आपका, कि उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वायसराय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिख दिए। तो आपको ये मानचित्र तो बड़े आराम से दिखाई दे ही रहा होगा, बस आपको इसमें क्या करना है, 2 स्थान ऐसे लिखने हैं जो कि जर्मनी ने के द्वारा क्या हुआ था, खो दिए गए थे। पहला स्थान है अल्सेस और दूसरा है लोरेन। ठीक है, आपको लिख देता हूँ। पहला स्थान है अल्सेस और दूसरा स्थान है लोरेन। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट के हल थे और लास्ट में आपको एक संदेश भी दिया गया इस वर्कशीट में। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। इसमें लिखा हुआ है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं ताकि आप कीटाणुओं से दूर रह सकें और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने की संपूर्ण कोशिश करूंगा। और इसी के साथ आज की वर्कशीट समाप्त करते हैं। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।